Hi, don't go through life, grow through life. Today is 23rd of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस किताब लिखी है श्री जयदीप हरितकर जी ने। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया। आर्टिकल 275 में मेंशन है ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। अपर जो कैप है वो है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एट प्रेजेंट 34 जजेस हैं, 33 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 61 में लिखा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। राजमाला एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। ये किस राज्य की हिस्ट्री बताता है? राजमाला जैसे कल्हण का एक बुक है राजतरंगिणी कश्मीर, ऐसे ही राजमाला किस स्टेट की हिस्ट्री बताता है? फ्रॉम विच प्लेस द कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। इसकी शुरुआत किस जगह किस प्लेस से हुई थी? विच अमंग माउंटबेटन प्लान, सीआर फॉर्मूला, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन, इसमें से सबसे पहले क्या आया था क्रोनोलॉजिकली? आप एक काम करो, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज भी करो। माउंटबेटन, सीआर फॉर्मूला, वेबल प्लान और कैबिनेट मिशन सबसे पहले क्या है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अंडर विच एक्ट द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज सब्सटीट्यूटेड फॉर दैट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Who was the first martyr of the revolt of 1857? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मतलब वो बड़ा नोबेल है, कोर्टली है। देन एडहेयर करना मतलब किसी चीज को फॉलो करना। स्टिक टू, कॉम्प्लाई करना, स्टैंड बाय करना। सीजर कुछ चीज जब्त करना, कैप्चर करना, ऑक्यूपेशन लेना, टेक ओवर करना। बिकर, बिकर मतलब क्वारल, जैसे अफगानिस्तान में बिकरिंग हो रही है। स्क्वाबल, आर्ग्यू, क्वारल। हार्बर, हार्बर जैसे शेल्टर, कंसील, हाइड है, वहां पे सेफ हार्बर्स है। सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं, आज हम अफगान क्राइसिस पे फिर अगेन बात करेंगे। दिस इज वाटर लॉगिंग। ये नया आईटी पोर्टल बनाया था इन्फोसिस ने और इसमें ग्लिचेस आ रहे हैं। आईटी पोर्टल से ही हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया, और इस पे बेस्ड एक मेंस का सवाल भी देखेंगे। दिस इज डीएमआरसी, एलईडी, एनर्जी सेविंग। मालाबार रिबेलियन के बारे में आज जानते हैं। पोस्ट पोल ट्रुथ क्या है? कर्बिंग डेल्टा वेरिएंट, ब्रेकिंग द लॉक जाम, हैंडिंग ओवर द बैटन। दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, जो जजेस होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? फर्स्ट जज, सेकेंड जज, थर्ड जज, केस क्या है? फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 99th CAA क्या था? आज की डेट में क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और क्या रिक्वायर्ड है? दिस इज अफगान कोलैप्स, द फॉल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। डिसीज साइडलाइन बाय कोविड-19। कोविड-19 एक डिसीज है, इसके अलावा बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी होती है। विल हैव अ टॉक, और इस पे एक सवाल भी देखेंगे। गेटिंग अनकंफर्टेबल, हाई स्पीड नेट दिया है। इंडिया ने 70,000 असॉल्ट राइफल्स का अभी ऑर्डर किया है आर्मी के लिए, AK-203 राइफल्स, और दिस इज कामोव एयरकॉप्टर। देन दिस इज सीकिंग ब्लेसिंग्स, मालाबार वॉर गेम्स, क्वाड के। दिस इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल प्लान, ऑयल पाम। फ्री ट्रेड है, इसरो का प्रोटोकॉल है, और ये जो हफ्ता चल रहा है वो चल रहा है वर्ल्ड वाटर वीक 2021। अभी कुछ टाइम के लिए हिंदी आर्टिकल्स को अपन थोड़ा स्टे देते हैं और उसके बजाय वो टाइम यूज़ करते हैं मैपिंग को डिस्कस करने के लिए। मैपिंग में भी आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्यों? बिकॉज अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने यूएनएससी में ये एम्फेसाइज किया है कि वर्ल्ड मैरीटाइम जो ट्रेड रूट्स हैं वो सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से ये जो स्ट्रेट्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो विल हैव अ टॉक ऑन दिस। देन सीसेट सॉल्यूशन है और ये कुछ सवाल है। So we are going to talk about all these important topics in next about
35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज़ है अफगान 6 हिंदूज अमंग 392 एयर लिफ्टेड फ्रॉम काबुल. तो ये बात है कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है. इंडिया ने अपनी एम्बेसी भी अभी क्लियर कर दी है अफगानिस्तान की. दिस इज़ द 4th टाइम इन हिस्ट्री जब ऐसा हुआ है. केओस है अफगानिस्तान में. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इंडिया अपील भी कर रहा है दिस ह्यूमन राइट्स का सेफगार्ड करने के लिए. इंडियन नेशनल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है. देन दिस इज इन डीप वाटर्स. इन डीप वाटर्स ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट देखा आपने. आईपीसीसी की रिपोर्ट ने ये बोला कि क्लाइमेट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है. जो कोस्टल सिटीज़ है वो तो जलमग्न हो रही है, जैसे हमारी मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, इनको थ्रेट है. साथ ही साथ जैसे इंडोनेशिया की जकार्ता कैपिटल भी डूब रही है. प्लस दूसरा थ्रेट ये है कि जो इनवर्ड सिटी है जैसे कि दिल्ली में भी वाटर लॉगिंग बड़ा कॉमन सीन बन रहा है. वाई? इसके 2 रीज़न है. मॉनसून जब आ रहा है तो मॉनसून बड़ा इनफ्रिक्वेंट हो रहा है. कभी बहुत बारिश होती है, कभी बारिश ही नहीं होती. तो इससे वाटर का जो ड्रेनेज है वो इम्पैक्ट होता है. सेकंड, इसमें जो लेसन है वो लेसन है प्लानिंग का, मतलब GS2 का. तो GS3 में डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस ये भी देख सकते हैं. GS1 में ज्योग्राफी का टॉपिक भी देख सकते हैं. GS2 में दिस अर्बन प्लानिंग, गवर्नेंस, इसको भी आप इससे लिंक कर सकते हो कि ये जो सीन है ना, दिस इज़ नॉट गुड. थोड़ा सा बारिश होता है और इस टाइप का वाटर लॉगिंग होता है. सो वी नीड अर्बन प्लानिंग. जो है अर्बन प्लानिंग में वर्क करना बहुत ज़रूरी है. अर्बन प्लानिंग, हम स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं बट दिस ये स्मार्ट पिक्चर तो दिख नहीं रही है. सो द पॉइंट इज वी नीड टू वर्क ऑन दिस वाटर लॉगिंग मैकेनिज्म. इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, शहर में कोई एक्सीडेंट नहीं हो इस टाइप से, ये सब बातें इसमें ध्यान रखनी है. देन दिस इज फाइनेंस मिनिस्ट्री समन्स इन्फोसिस CEO ओवर IT पोर्टल ग्लिच. CEO का नाम क्या है? मिस्टर सलिल पारेख. एक्सेस टू पोर्टल रीस्टोर हुआ आफ्टर मिनिस्ट्री स्टेटमेंट. सी, अभी क्या है कि एक नया पोर्टल आया, एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ जिससे जो टैक्स है वो क्विकली टैक्स इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए टैक्स को वहाँ पे फाइल करना. तो IT मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया था टैक्स पेयर फ्रेंडली पोर्टल, जिसको डेवलप किया इन्फोसिस ने. ये जून 7 को ये पोर्टल रिलीज हुआ. बट जब से ये जून 7 से पोर्टल आया है ना, इसमें ग्लिचेस बहुत हो रहे हैं. ग्लिचेस क्या होता है कि कहीं कोड नहीं वर्क किया या कोई इरेगुलरिटी आ गई, टेक्निकल फ्लॉ हो गया, ये चीज़ बहुत हो रही है. तो ये फिर से अगेन हुआ, टेक्निकल ग्लिचेस आए. अब इन्फोसिस ने बोला इमीडिएट प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट. इस नए पोर्टल से ये होगा कि जो प्रोसेसिंग है इनकम टैक्स रिटर्न की वो जल्दी हो पाएगी. वरना क्या होता है, इनकम टैक्स रिफंड आने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है. तो द पॉइंट इज, इससे पूरा ओवरऑल चीज़ स्ट्रीमलाइन होगी. और मुसीबत ये आ रही है कि इसमें टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आ रहे हैं. न्यू इनकम टैक्स फाइलिंग है, इस पोर्टल को बनाया है इन्फोसिस ने, ये याद रखना है. टैक्स कॉम्प्लायंस की जब बात आती है तो इंडिया की एक डुबियस रेपुटेशन है कि इंडिया को टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री बोलते नहीं है. हमारे यहाँ टैक्स इवेजन ज़्यादा होता है. इंडिविजुअल्स भी करते हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कॉरपोरेट टैक्स में भी काफ़ी टैक्स इवेजन होता है. जैसे अभी केन एनर्जी का देखा, वोडाफोन का देखा, कहीं ना कहीं ये टैक्स इवेजन ही है. तो इंडिया को टैक्स कॉम्प्लायंस हम कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है. इंडिया का टैक्स टू GDP रेशियो देखें तो वो भी इतना अच्छा नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है. प्रीलिम्स 2016 में सवाल आया था कि पिछले डेकेड में टैक्स टू GDP रेशियो रैपिडली दिस राइज हुआ है, फॉल हुआ है, कांस्टेंट है, इस टाइप से. तो ये जो टैक्स टू GDP रेशियो है ना, हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में इसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है कि टैक्स टू GDP रेशियो बेटर कैसे करें, क्या करें. बिकॉज ये जो कॉनंड्रम है ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई विवाद से विश्वास. इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई फेसलेस असेसमेंट, कि जो पूरी प्रोसेस है ना उसमें हैरेसमेंट नहीं हो, जो टैक्स पेयर्स हैं उसका हैरेसमेंट नहीं हो. तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन फेसलेस असेसमेंट की बात है. विवाद से विश्वास है ताकि जो टैक्स में इरेगुलरिटी थी उसको भी क्लियर किया जा सके. बट स्टिल टैक्स टू GDP रेशियो इज अ प्रॉब्लम. इस पे हम ये सवाल तैयार करते हैं कि व्हाट इज टैक्स टू GDP रेशियो, वेयर डज इंडिया फेयर ऑन दिस इंडिकेटर.
तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई है। पहला तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। तो सवाल शुरुआत करते ही पहले 2-3 लाइन में आप लिख दो टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। इससे क्या इंप्रेशन बनेगा कि ये एक कैंडिडेट है जिसको पता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, तो वो आगे भी सही बात ही लिखा होगा। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो आप पहले बता दो क्या होता है, डेफिनेशन। फिर आप बताओ इंडिया इसमें इंडिकेटर जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो इकोनॉमी का, इसमें कहाँ स्टैंड करता है। जैसे हमारा बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो इंडिकेटर में इंडिया की स्टैंडिंग बताइए। अब पार्ट होता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सजेस्ट मेजर्स टू मेक इंडिया अ मोर टैक्स कॉम्प्लायंट कंट्री। अब यहाँ आपका फील्ड ओपन है, इसको आप अपना टैलेंट दिखाओ। मेजर्स इनोवेटिव सजेस्ट करो, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग मेजर्स बताओ, टेक्निकल सॉल्यूशंस बताओ, कल्चर की बात करो, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत बताओ। जैसे टैक्स फॉर्म है, इसको भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करें। थिंक इन दिस लाइन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट इज फेस्टिव फीवर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिल्ली में जैसे थैंक गॉड टेक जो केसेस हैं वो नहीं आ रहे हैं, काफ़ी कम हो गए, तो दिल्ली ओपन भी किया जा रहा है। फेस्टिव फीवर, तो फेस्टिवल्स और इन सब के लिए हम ओपन कर रहे हैं। बट स्टिल वैक्सीनेशन सबको लगाना है, और इस टाइप का कोविड इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अवॉइड करना है, अदरवाइज इट वुड बिकम अ डेंजरस सिचुएशन। Then in drive to save energy, DMRC to install LED lights at 155 spots. See, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एनर्जी प्रोडक्शन तो एक चीज़ होती है, अगर एनर्जी हम कंजर्व भी कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं उसका यूजेज में, सेफगार्ड कर रहे हैं, एफिशिएंसी कर रहे हैं, तो दिस इज एज गुड एज एनर्जी प्रोडक्शन। वरना प्रोडक्शन तो हाई होता है बट वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वेस्ट को कम करना है, एनर्जी कंजम्पशन को भी कम करना है। इसके लिए टेरी जैसी अथॉरिटीज़ है जो ग्रीन बिल्डिंग की भी बात करते हैं। हम एलईडी के ऊपर भी फोकस करते हैं, जैसे एक स्कीम आई थी उजाला, तो एलईडी क्या होता है, लाइट कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन कम होता है, तो डीएमआरसी अभी एलईडी लाइट्स लगा रहा है। एक और इनिशिएटिव हो रहा है, वो इनिशिएटिव हो रहा है सोलर पैनल यूज़ करने का। सोलर पैनल्स, ये दोनों बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। एलईडी लाइट्स हो, एफिशिएंट बिल्डिंग हो, एफिशिएंट प्रैक्टिसेस हो, और साथ ही साथ सोलर एनर्जी की तरफ हम बढ़े, तो दिस इज ब्राइट स्टार्ट। देन दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 4। ये है नेचर्स रैथ। ये सीन्स बढ़ते ही जा रहे हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में। लैंडस्लिप हो रहा है, हैवी रेन ऑन इन शिमला ऑन संडे, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो इन सिंक होना चाहिए नेचर के साथ। नियो डिटर्मिनिज्म इज द ओनली वे फॉरवर्ड। देन ये है मोपला मार्टर्स टू बी रिमूव दिस डिक्शनरी। तो यहाँ हम जो जानते हैं वो जानते हैं मालाबार रिबेलियन के बारे में। मालाबार रिबेलियन जो है ये हैपन हुआ था अगस्त 20 को 1921-1922 में, 100 साल, अगस्त 20 1921 टू 1922। जो मालाबार रीजन था केरला का, वहाँ पे जैसे कोस्टल्स पढ़े हैं ना हमने इंडिया के, तो ये जो कोस्ट होता है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। दिस इज मालाबार कोस्ट। ये जो कोस्ट होता है इसको बोलते हैं दिस कोरोमंडल। और यहाँ पर जो है ऊपर फिर इधर सरकार वगैरह आएगा। बाकी ये जो पूरा है दिस इज वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स। तो जो मालाबार रिबेलियन हुआ था ये मालाबार कोस्ट में हुआ था, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मालाबार रिबेलियन 1921 में। अब इस टाइम की जो भी रिबेलियंस हुए ना, वो सब क्यों होते थे, बिकॉज जो उनके ऊपर के लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार लैंडलॉर्ड्स, ये ऑपरेशन करते थे किसके बिहाफ में, ब्रिटिशर्स के बिहाफ में। तो रिबेल जो नीचे लोग थे, रिबेल करते थे जमींदार के अगेंस्ट, बिकॉज जमींदार भी क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, पैसे ले रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन जो इस टाइम पे हुआ है, रेबल सबका जो थीम है वो कॉमन है कि ऑपरेशन बाय दिस अपर अथॉरिटी। तो ये रेजिस्टेंस था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन मालाबार रीजन ऑफ केरला। पॉपुलर अपराइजिंग था अगेंस्ट द प्रिवेलिंग फ्यूडल सिस्टम कंट्रोल्ड बाय इलीट हिंदूज। तो इसमें एक कम्युनल एंगल भी वहां पे आया था। ब्रिटिशर्स की ये वैसे भी पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रूल। तो दिस इज मालाबार रिबेलियन। परस्यूइंग पोस्ट पोल्ड ट्रुथ, तो दिस इज पेज नंबर 5। और ये है बॉन्डिंग गेट स्ट्रॉन्गर। जैसे हम बोलते हैं ना, पुलिस क्या है, पुलिस हमारे लिए है, पुलिस इज अ फ्रेंड ऑफ अस, फ्रेंड ऑफ पब्लिक, पुलिस इज अ फ्रेंड ऑफ पब्लिक। तो दिस इज सेलिब्रेशन टाइम्स। देन परसुइंग पोस्ट पोल ट्रुथ। पोस्ट पोल ट्रुथ इसमें बात है, जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो है कि
जो इलेक्शन कमीशन है इसका काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अगर इलेक्शन टाइम पे वायलेंस हो रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, तो क्या उसमें राइट चॉइस होगा वोटर्स का? क्या उसमें जो कंडक्ट है, जो लीडर्स चुने हैं या जो इलेक्शन हार गए उनका कंडक्ट एप्रोप्रिएट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इलेक्शंस जब भी होते हैं, इलेक्शंस करवाने का दो रूल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो उसमें जो मनी है, करप्शन है, इसको चेक करो। सेकंड, इसमें जो वायलेंस है उसको चेक करो। ये दोनों चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए। क्योंकि इलेक्शन अगर करेक्ट होते हैं ना तो मतलब डेमोक्रेसी सही चलती है। अगर इलेक्शन ही डिस्टॉर्टेड है, अनफेयर है, तो डेमोक्रेसी भी डिफीट हो जाती है। दिस इज कर्बिंग डेल्टा। ये वेरिएंट्स हैं, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग देखते हैं हम, वायरसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जो डेल्टा वेरिएंट है ये बड़ा थ्रेटनिंग लग रहा है। इंडिया में ज़्यादातर केसेस इस डेल्टा वेरिएंट के ही आए। इसको कर्ब करना ज़रूरी है। थैंकफुली जो दोनों वैक्सीनेशन अभी इन यूज़ है, इवन जो स्पुतनिक वगैरह भी है, ये तीनों वैक्सीनेशन इफेक्टिव हैं डेल्टा वेरिएंट के लिए भी। वैक्सीनेशन की एफिकेसी ये है कि अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता भी है तो एटलीस्ट वो वर्जन नहीं होगा, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। तो गो गेट वैक्सीनेटेड। बाकी इसका जीनोम हम देख रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टियम, ये जेनोमिक्स कंसोर्टियम है। ये रिपोजिटरी ऑफ लैब्स है जो मॉनिटर कर रहा है कि कोरोना वायरस के कितने अलग अलग वेरिएंट्स बन रहे हैं। सो दिस इज वेरिएंट्स। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल भी बहुत ज़रूरी है और केवल एक ही रास्ता है कोविड-19 से लड़ने का। ये है ब्रेकिंग द लॉकजाम, हैंडिंग ओवर द बैटन। ये आर्टिकल लिखा है पीडीटी आचार्य साहब ने। इनके पॉलिटी के आर्टिकल बड़े अच्छे होते हैं, टेक्निकल होते हैं बहुत। यहाँ जो बात है, यहाँ बात है सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, कोलेजियम सिस्टम का। हमारे यहाँ दो इंस्टीट्यूशंस बड़े डिफरेंट हैं। एक तो हमारे पार्लियामेंटेरियन, ये जो पार्लियामेंटेरियन है ना, ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि इनको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। इनको 5 लाख रुपए पर मंथ मिलना चाहिए, तो ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें 5 लाख रुपए के लिए हम एलिजिबल हैं। सिमिलरली जो कोर्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट खुद ही अपना अपॉइंटमेंट डिसाइड कर लेती है कि किसको जज बनाना है, किसको जज नहीं बनाना है, इस टाइप से। तो इंडिया इन दो मामलों में काफ़ी यूनिक कंट्री है। इंडिया इज परहैप्स द ओनली कंट्री वेयर द जजेस सेलेक्ट जजेस टू द हायर जुडिशरी। तो ये थोड़ा एक सवाल भी उठता है यहाँ पे। अब बात आती है दिस हैंडिंग ओवर द बैटन। सी, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम चलता है। वैसे तो इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रखना है। तो अगर एग्जीक्यूटिव का से हो गया इन अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी तो उससे तो सेपरेशन ऑफ पावर होगा नहीं, मॉन्टेस्क्यू क्यों फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस बात पे डिबेट रहा है कि सेपरेशन कैसे करें। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, इन सब में एक पैटर्न डेवलप हुआ कि कोलेजियम बनेगा। कोलेजियम मतलब कुछ सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, सीजेआई भी होंगे। ये एक क्राइटेरिया से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट को बोलेंगे कि इस पर्सन को, इतने पर्सन को जज बनाना है, और फिर एग्जीक्यूटिव उनका अपॉइंटमेंट कर देंगे। अभी तक ये सिस्टम चलता आया, फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज केस। कोलेजियम ही रिकमेंड करता है कि किसको जज बनाना है। और रिकमेंड वर्ड का मतलब क्या है? रिकमेंड वर्ड का मतलब है कॉन्करेंस, मतलब कोर्ट ने जिसको रिकमेंड किया एग्जीक्यूटिव को उसको बनाना ही पड़ेगा, उसको हाँ देना पड़ेगा। तो दिस इज कॉन्करेंस। बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। तो इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने बोला एक हम बॉडी बनाते हैं, वो बॉडी ही सारे ट्रांसफर्स, सारे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को हैंडल करेगी। बट जुडिशरी ने बोला ये तो एग्जीक्यूटिव हमारे एरिया में एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, इससे सेपरेशन ऑफ पावर होगा नहीं। तो जुडिशरी ने बोला कि ये 99 CA है, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशियल रिव्यू किया और अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया। तो वापस बैक टू बेसिक, वापस कोलेजियम सिस्टम आ गया। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, ऑब्लिगेटरी है फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक इनटू अकाउंट ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई कौन है, अभी नाम बताइए। ओपिनियन ऑफ द सीजेआई बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे। सी, कॉन्करेंस है। ओपिनियन ऑफ द सीजेआई मस्ट बी फॉर्म्ड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द कोलेजियम ऑफ एटलीस्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सीजेआई मतलब अकेला सीजेआई नहीं, उसके साथ 4 और सीनियर मोस्ट जजेस हैं। अगर 2 जज भी एडवर्स ओपिनियन है, मतलब मना कर रहे हैं, तो वो रिकमेंडेशन नहीं जाएगा।
तो दिस इज द प्रेजेंट सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब बात आती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ज़रूरी है, बिकॉज ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फिर बात आती है आर्टिकल 142 की, जिसमें बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए किसी भी मैटर पे। तो पॉइंट इज कि जो जुडिशरी है ना वो वैसे ही बहुत रेस्पेक्टेड है, रेस्पेक्टेड बॉडी है। जुडिशियल कंडक्ट आप वैसे भी कुछ बोल नहीं सकते वरना कंटेम्प्ट हो जाता है। तो इस केस में जुडिशरी जो है उसको अपने आप से ही इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। रूल ऑफ सीनियरिटी भी जैसे नहीं है तो इस बात पे भी कई बार फ्रिक्शन होता है। इन सब जो चीज़ें हैं ना वो खुद ही जुडिशरी रिफॉर्म करे तो बेटर है, रिफॉर्म जुडिशरी की तरफ से ही आने चाहिए। अब बात आती है कि इंडिया बड़ा डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, डेमोक्रेसी, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, दिस सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। और इस डाइवर्सिटी को फिर आपको रिप्रेजेंट भी करना है जुडिशियल सिस्टम पे, तो ये भी बात होती है। जैसे अभी कुछ विमेन जजेस को भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, तो जेंडर डाइवर्सिटी क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है जजेस में? अभी जैसे 34 जज देखे हमने, वाई देयर इज नॉट इनफ डाइवर्सिटी? रीजन डाइवर्सिटी, रिलीजन डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कम्युनिटी, ये डाइवर्सिटी क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है? ये सवाल उठता है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी, इंडिया बहुत डाइवर्स है, प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर हमारे यहाँ माना जाता है। तो यही सब बातें लिखी है कि यूजुअली हम हर जगह मेरिटोक्रेसी भी देखते हैं, साथ ही साथ रिजर्वेशन भी देखते हैं, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। तो ये चीज़ें जुडिशरी में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है इसको क्विक और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज पेंडिंग केसेस भी इतने ज़्यादा हैं और जजेस है नहीं, तो बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो दिस इज द थिंग। देन दिस इज इन अफगान कोलैप्स द फॉल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें भी नॉर्मल टॉक्स हैं। अफगान का जो ये क्राइसिस डेवलप हुआ है इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? 1980s में जब सोवियत का विड्रॉवल हुआ, ऐसे ही क्राइसिस हुआ, तो उसका रेमिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हुए थे। जितना भी डिस्टर्बेंस इस सॉइल पे हुआ वो स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ था हर जगह पे। जैसे अभी एक कल आई वाज रीडिंग वन न्यूज़ कि अफगान आर्मी को यूएसए ने इतने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, गैजेट्स प्रोवाइड किए, और यूएसए सब उनको वहीं छोड़ के भाग गया। चाइना अब क्या करेगा? इन सारे गैजेट्स को इनसे खरीदेगा और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, टेक्नोलॉजी स्टील करेगा। प्लस बहुत सारी जो गन्स हैं, तालिबान जो गन्स इन्होंने ली सोल्जर्स से और अफगान से, यूएस से, ये गन्स अब कहाँ जाएंगी? तो देर वॉज वन पिक्चर की गन्स लोड हो रही है ट्रक में, अगर वो इधर आती है टेररिज्म एटसेट्रा में यूज़ होती है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो द पॉइंट इज़ वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और यहाँ बड़े एप्ट वे में हमें डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री, सिक्योरिटी, सारे एंगल से सोच के इस क्राइसिस को डील करना चाहिए। कल आपने जो आंसर लिखा वो भी बड़ा अच्छा था, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की स्टैंडिंग इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। ओके, फोकसिंग ऑन डिसीजेस साइडलाइन बाय कोविड-19। देखिए, मन में ये नहीं लाना है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है। ट्रुथ इज ऐसा नहीं है, दोनों तैयारी एक ही है, एक ही है तैयारी। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स कर रहे हैं तो मेंस को इग्नोर कर दिया, मेंस करें, दोनों साइमल्टेनियसली होती है, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंसेस है नहीं। फोकसिंग ऑन डिसीजेस साइडलाइन बाय कोविड-19। अब सी, जैसे कि कोविड-19 आया, कोविड-19 आया तो हमारा सारा रिसोर्स, डॉक्टर्स, एनर्जी, लैब्स, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रा, एवरीथिंग एवरीथिंग फोकस हो गया कोविड-19 पे। बट कोविड-19 इज वन डिसीज, व्हाट अबाउट अदर डिसीजेस? ये अब बैकसीट ले रही है और यहाँ चैलेंज आ रहा है। 71% ऑफ ऑल डेथ्स वर्ल्ड वाइड अकर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज है, कैंसर है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है। और सी 71% डेथ्स यहाँ से आ रही है, तो वी शुडंट बी इग्नोरिंग दिस पार्ट। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज है, ये टॉप रीज़न है ग्लोबल डेथ्स का। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज जो हैं वो सारे कोविड-19 पे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज नेग्लेक्ट हो रही है। ये जो टाइम आया ना, लॉकडाउन लगा तो वैसी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, आइसोलेशन ज़्यादा है, तो इससे भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज भी बढ़ गई है। लोनलीनेस से एंजाइटी आती है। प्लस ये जो टोबैको है ये तो बहुत गलत बात है, इससे डेथ है, टोबैको का मतलब ही डेथ होता है।
टेलीमेडिसिन कैन रिड्यूस ट्रैवल एक्सपेंसेस लोअरिंग पेशेंट्स एक्सपेंडिचर बर्डन। अब टेक्नोलॉजी हम मेडिसिन यहाँ भी इस्तेमाल करें, टेलीमेडिसिन इस पे सरकार का बड़ा एम्फेसिस है। टेलीमेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग विजन हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, ये नीड ऑफ द आवर है, ताकि हम ये जो साइलेंट एपिडेमिक है एनसीडीज का, इसको भी डील करें। कोविड-19 तो दिख रहा है बट ये दिखता नहीं है, तो इसको भी फॉरगेट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। हमें सोसाइटी अप्रोच रखनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो ऑलवेज फर्स्ट ट्राई कि प्रिवेंट करो, ये डिसीजेस हो ही ना। और अर्ली डायग्नोसिस भी बहुत ज़रूरी होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट होना चाहिए। इम्प्रूव करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में भी हम जो नर्सेज हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करें ताकि लेवल बने। प्राइमरी हेल्थ केयर हम इमीडिएटली उन्हें उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर पाए। दिस शुड बी अवर अप्रोच टू फाइट विद ऑल दीज डिसीजेज। ओके, अब इस पे सवाल तैयार करते हैं दूसरा। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नॉट ओनली प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग ह्यूमन लाइफ डायनामिक, capable and prosperous, but it also has the potential to empower, develop and strengthen the nation. See, ये जो हेल्थ केयर है, हेल्दी पीपल और हैप्पी पीपल, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है लाइफ में। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन को हमें इग्नोर नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में, डेवलप और स्ट्रेंथन करने के लिए नेशन को। लोग बीमार है तो देश भी बीमार है, तो थिंक इन दिस लाइन। और इसमें बताइए क्या स्टेटस है अभी इंडिया का, क्यों ये इतना बड़ा थ्रेट है, और इसमें हमें क्या वे फॉरवर्ड रखना चाहिए कि हम इस चीज़ को ओवरकम करें। ये जो टाइम है ना, इसमें जो हेल्थ क्राइसिस है पिछले एक साल में जो हमने देखा, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बिकॉज माल न्यूट्रिशन की भी अभी रिपोर्ट देखी थी, इंडिया में चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे हमें बड़ा अच्छे से ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब जैसे आपने ये टॉपिक प्रिपेयर किया ना, तो ये प्रीलिम्स में भी आएगा, प्रीलिम्स का भी तैयार हो गया। तो दिस इज़ द वे, हमें सैग्रीगेट नहीं करना चाहिए। रीड टॉपिक अगर अच्छे से पता है तो चाहे वो रिटन पूछें या ऑब्जेक्टिव पूछे, आप उसका आंसर दे दोगे। तो थिंक इन दिस डायरेक्शन, अप्रोच ऐसा रखिए, इसको बड़े अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए। देन गेटिंग अनकंफर्टेबल, ये नेक्स्ट है। गेटिंग अनकंफर्टेबल, इसमें बात है डायलॉग्स होना ज़रूरी है। आइडियोलॉजिकल फेंस कैन बी इमेजिन अ ह्यूमैनिटी येट टू कम। सी, अभी जो वर्ड है ना, वो वैसे भी बड़ा ज़्यादा पोलराइज वर्ड ज़्यादा बन रहा है, पोलराइजेशन। और स्पेशली जो डिजिटल है ना, डिजिटल वर्ल्ड में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा दिखता है, हेट बहुत ज़्यादा दिखती है, बिकॉज यहाँ पे रोबोट्स होते हैं, ट्रोल्स होते हैं ना, सब चीज़ फेक है, प्रोफाइल पिक फेक है, नेम फेक है, एवरीथिंग फेक है, और वो फिर कोई प्रोपोगेंडा रन कर रहे हैं या फिर दिस विट्रियोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड कर रहे हैं। तो इससे जो डिजिटल वायलेंस है ना, दिस इज ऑन राइज। आप देखना, लोग डिजिटल वर्ल्ड में जितना ट्रिगर्ड लिखते हैं ना, दिखते हैं, एक्चुअल रियल लाइफ में वैसा नहीं होता, बहुत डिफरेंस होता है रियल लाइफ में। दूसरी बात, ये जो डिवीज़न की बात होती है ना, अगर आप क्लोजली देखो, जैसे चाइना के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान, अपन काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं। बट अगर आप देखो ना, तो ये जो क्रिटिकल हम होते हैं, दिस इज़ फॉर देयर पॉलिसीज़, दिस इज़ फॉर देयर पॉलिसीज़, उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी के लिए। बट इफ़ यू लुक फॉर दिस ऑर्डिनरी सिटीजन, चाहे वो चाइना का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे अफगानिस्तान का है, कहीं का भी है, ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन होता है ना, ये मोर और लेस हर जगह सेम होता है, चाहे वो यूएसए, यूके, हर किसी की ऑलमोस्ट सिमिलर प्रायोरिटीज़ होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है लाइफ की। सो द पॉइंट इज़, ये जो डिजिटल डिविजिवनेस हो रही है, डिजिटल से हमें आगे निकलना है, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में इतना ज़्यादा दिस पोलराइजेशन इज़ नॉट राइट। गोइंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट, ये अगेन अफगानिस्तान की बात है, थ्रेट्स है अफगानिस्तान में। अब एक टाइम था अफगानिस्तान प्रॉस्पर कर रहा था, अब यहाँ के जो लोग हैं दे आर इन डीप क्राइसिस। पेस पिक्स अप इन मिड अगस्त, देन दिस इज फोर्थ इवैक्यूएशन हुआ है काबुल से सिंस 1992। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी एम्बेसी बंद हो रही है यहाँ। अफगान रिटर्निंग टू गेट पोलियो वैक्सीनेशन, अब इंडिया हमने पोलियो फ्री कर दिया, बट नेबर तो नहीं है पोलियो फ्री, पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं है, अफगानिस्तान पोलियो फ्री नहीं है, तो फिर से एक थ्रेट आ गया पोलियो वायरस के फिर से आने का। दिस इज़ द प्रॉब्लम कि जो हमारी जो फ्यूचर है ना, वो कनेक्टेड होता है।
वी आर ऑल कनेक्टेड। अब अफगान से जो रिटर्नीज आ रहे हैं उनको पोलियो वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, वरना फिर हमारे यहाँ भी थ्रेट हो जाएगा पोलियो का। इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका है। हाई स्पीड नेट कम्स टू अ डीप जंगल। डिजिटल एजुकेशन एक्सेलेंट, वाईफाई फैसिलिटीज वगैरह दे रहे हैं केरला के निलंबुर में। इंडिया ने साइन किया 70,000 असॉल्ट राइफल्स। नाउ सी, न्यूज़ में आई ऑलवेज टेल यू वेट एंड वॉच। बहुत जल्दी हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करने चाहिए, वेट एंड वॉच। जैसे ये न्यूज़ आया था AK-203 का मैन्युफैक्चरिंग करना था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम इसको तुरंत बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे। इतना टाइम हो गया, ये डील ना आगे बढ़ नहीं रही है। इंडिया ने बोला था हम 7.5 लाख AK-203 राइफल्स बनाएंगे और इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट भी होगा। कब हुआ था? फरवरी 2019। 2 साल हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब हम एज इट इज रेडीमेड इनसे 70,000 असॉल्ट राइफल्स इंपोर्ट करा रहे हैं। सिमिलर इज द केस विद हेलीकॉप्टर। तो दैट इज वाई जो पॉलिसीज होती है ना, एक तो इसमें गेस्टेशन पीरियड भी बहुत होता है, प्लस इसमें फिर चैलेंजेस भी आते हैं। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो रास्ता है ना, ये बड़ा लंबा हो जाता है। 70,000 असॉल्ट राइफल्स अभी हम इंपोर्ट करा रहे हैं, अब हमें ज़रूरत भी है। ये AK-203 राइफल्स आर रियली गुड। और ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें भी कुछ चेंजेस अपग्रेड्स वगैरह करा रहे हैं। बट द पॉइंट इज ये जो है ये सब है इंपोर्ट, डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है। सिप्री की रिपोर्ट ऑलरेडी बोलती है कि इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। इंपोर्ट हम आयात कराते हैं, निर्यात तो कुछ होता ही नहीं है हमसे। दिस इज अ प्रॉब्लम। इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे है। वीक लॉन्ग प्रोग्राम लाइंड अप है स्टूडेंट्स और एम्बेसीज के लिए। मालाबार वॉर गेम्स हो रहे हैं, कहाँ पर? दिस क्वाड नेशंस में। और कहाँ पर हो रहे हैं? गुआम। ये गुआम आइलैंड कहाँ पर है मैप में बताइए? गुआम आइलैंड। तो यहाँ मालाबार वॉर गेम्स हो रहे हैं। क्वाड क्वाड कंट्रीज हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड USA। देन दिस इज सीकिंग ब्लेसिंग्स। ये डिवोटीज हैं शंकराचार्य टेम्पल अटॉप अ हिलॉक। ये है दिक्थ, which is also known as Takht-e-Suleiman on the occasion of Raksha Bandhan in Srinagar. This is seeking blessings. Women's panel defends draft inheritance bill. मेघालय वेबिनार है। चाइना, नो सी, चाइना भी वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहा है। चाइना विल नॉट गेट ड्रॉन इनटू अ सीरियस सिक्योरिटी रोल इन अफगानिस्तान। तो चाइना इज वेरी स्मार्ट, उसने देख लिया अफगानिस्तान में एंटर करना इज नॉट राइट। तो चाइना यहाँ पे केवल इकोनॉमिक वेलफेयर इन सब चीज़ों पे ही डील करेगा, सिक्योरिटी में वो यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिकन एयरलाइंस टू एड अफगान्स इवैक्यूएशन। ये कमाला हैरिस है। दिस शी इज ऑन दिस बिगिन एशिया ट्रिप अफगानिस्तान। USA की बिकॉज जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो काफ़ी हिट हुई है। देन म्यांमार में जनता का क्रैकडाउन है। हुंता, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज हुंता, नॉट जनता, दिस इज हुंता। हुंताज क्रैकडाउन। देन दिस इज फुटबॉलर हाकिम साहब पासेस अवे। 1960 ओलंपिक्स में आपने फिर बाद में कोच भी किया था इंडिया को। ओके, देन दिस इज पैरालंपिक्स भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं, शाइनिंग ब्राइट। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो सेम सेट ऑफ न्यूज़ है। अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन हुआ। ऑयल पाम मिशन जो है, ऑयल पाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम मिशन। हम पाम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, ऑयल का प्रोडक्शन भी करते हैं, कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम नेट इंपोर्टर बन जाते हैं। हम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली पाम ऑयल का। अब पाम ऑयल जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, अंडमान निकोबार है, यहाँ थोड़ा ऐसा सिमिलर क्लाइमेट है, तो वहाँ हम पाम ऑयल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। बट फिर इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी वहाँ की इम्पैक्ट होगी, बिकॉज मोनोकल्चर हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगी। इस बात पे रेड फ्लैग्स हैं कि हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे बट एट व्हाट कॉस्ट। इसरो प्रोटोकॉल टू ट्रैक स्टबल बर्निंग। यहाँ पे मैपिंग करो सैटेलाइट के थ्रू, तुरंत आइडेंटिफाई करो कहाँ आग लग रही है और उसको तुरंत एड्रेस करो। ये बात है दिल्ली में सी एक्सेस रेनफॉल हुआ है 21% से ज़्यादा। दिस इज बैक इन बिजनेस दरियागंज में। PM उदय, कल हमने देखा था ना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। डिस्कॉम प्रोडक्शन एक चीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी चीज़ होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उदय। देन दिस इज वैक्सीनेटेड। तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान और इंडिया के ऑप्शंस क्या हैं? ये गुआम में मालाबार एक्सरसाइज हो रही है। नेवी वॉरशिप्स है, कौन कौन सी गई है इंडिया से? शिवालिक और कदमत, INS कदमत। देन विमेन ऑफिसर्स टू अप्रोच ट्रिब्यूनल फॉर परमानेंट कमीशन। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आर्मी ने रिजेक्ट किए कुछ
परमानेंट कमीशन के केसेस तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल पे गए हैं। देन दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स, कम्युनिटी हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड इन अफगानिस्तान। जो ये बुक है ना, हज़ारा हज़ारा कम्युनिटी है, काइट रनर बुक में भी बताया है, ये बहुत परसिक्यूटेड कम्युनिटी है यहाँ का हज़ारा, हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड इन अफगानिस्तान। अनडूइंग जुडिशियल फ्यूडलिज्म, बैटल रेडी होना है, फ्रीयर ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाए, पैक्ट्स होने चाहिए, अपस्विंग आने वाला है ग्लोबल ट्रेड का। अभी जैसे सब इंटरनल होने लग गए थे ना कोविड के बाद, अब सब आउटवर्ड होंगे और ग्लोबल ट्रेड का डिमांड बढ़ेगा, ये होना है अगले 2-5 साल में। तो वी शुड बी रेडी, ये जब बूम आए तो हम उसके लिए रेडी रहे। ओपन डोर्स नॉट वॉल्स, इरेशनल टर्न है ग्लोबल इवेंट्स का। देन दिस इज अबाउट वर्ल्ड न्यूज़ है, म्यांमार मिलिट्री है, ऑयल एंड गैस कंपनी अभी ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस देख रहे हैं, ओला भी अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ग्रीन एनर्जी इधर ज़्यादा पुश कर रहा है बिकॉज फ्यूचर इज ग्रीन। और फिर अभी वाटर सॉल्यूशंस, बिकॉज ये वर्ल्ड वाटर वीक है 2021 का जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड वाटर वीक। ओके, वर्ल्ड वाटर वीक ये 23 से 27 अगस्त तक हम सेलिब्रेट करेंगे। वर्ल्ड वाटर वीक एक ग्लोबल इवेंट है, वाटर कंजर्वेशन पे एम्फेसाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज कौन करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट 1991 से ये वाटर वीक सेलिब्रेट कर रहा है। तो दिस इज वाटर सॉल्यूशंस, पानी जल ही जीवन है। ओके, देन अब हम आते हैं मैपिंग में। तो मैपिंग में ना हम स्ट्रेट्स देखते हैं, बिकॉज अभी यूएनएससी की मीटिंग में, यूएनएससी के एड्रेस में भी प्राइम मिनिस्टर ने क्या बताया कि ये जो वर्ल्ड नेविगेशन है, मैरीटाइम नेविगेशन है, इसमें एम्फेसाइज करना है और स्पेशली ये जो स्ट्रेट्स हैं, इन स्ट्रेट्स पे वर्ल्ड को फोकस करना है। तो इसमें हम क्विकली देखते हैं अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और कुछ फैक्ट्स अबाउट स्ट्रेट्स। ये पीडीएफ में अभी तुरंत शेयर कर दूंगा, दिस स्ट्रेट्स वाला, और इसकी हमें मैपिंग भी करना है। मैपिंग भी मैं इसके जो लोकेशंस है वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, तो वो स्ट्रेट हो गया। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स देखते हैं, जैसे अफ्रीका की स्ट्रेट्स हैं। एक है मोजाम्बिक चैनल, इसको आज ही आपको मैप में देखना है, या तो गूगल अर्थ जो है ना, गूगल अर्थ में आप इसको देखो, नहीं तो उससे भी बेटर है आपने जो वर्ल्ड एटलस लिया है, सारे एटलस अच्छे हैं, उसमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करो और उसको हाईलाइट करो, और फिर एग्जाम टाइम पे इसको एक बार रिवीजन कर लेना, इससे 100% एक ना एक सवाल आएगा। मोजाम्बिक चैनल ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। मेडागास्कर और मोजाम्बिक मेनलैंड अफ्रीका में होता है, ये यहाँ पे, इधर जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ पे मोजाम्बिक है। दिस इज टायरन स्ट्रेट, ये गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी को कनेक्ट कर रहा है, सिनाई और अरेबियन पेनिनसुला में। जंजीबार कहाँ पर है? इंडियन ओशन। क्लोव्स, ये जंजीबार इनलैंड फ्रॉम तंजानिया मेनलैंड अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है। तो मोजाम्बिक, टायरन, जंजीबार मैप में देखना है, अफ्रीका में है ये। देन हम बात करते हैं अमेरिका की, साउथ नॉर्थ अमेरिका दोनों मिला लेते हैं। फ्लोरिडा इज इंपॉर्टेंट, फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक में है। युकांटन चैनल जो सेंट्रल अमेरिका है ना उसके पास में, कैरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। मूना पैसेज का है, कैरेबियन और अटलांटिक में है। जमाइका चैनल अगेन वेस्ट इंडीज, कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक में। डेविस स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, बैफिन बे और लेब्राडोर ऊपर नॉर्थ की तरफ है। हडसन स्ट्रेट है, हडसन और लेब्राडोर सी को। डेनमार्क स्टेट, कल ही हमने डेनमार्क ग्रीनलैंड देखा था, ग्रीनलैंड सी और दिस इरमिंगर सी के लिए। नेयर्स स्टेट कहाँ पर है? बैफिन और लिंकन सी में। बेले आइल, आइल कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस रिवर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी रिवर से जो ग्रेट लेक्स हैं वो कनेक्ट होती है अटलांटिक से, अटलांटिक ओशन। तो ये हो गई कहाँ की? अमेरिका की। अब एशिया में ही ये और है, ये अफ्रीका था, दिस इज एशिया नाउ। बाबल एंड मंडप ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेड सी और गल्फ ऑफ अडन के बीच में है। यमन काफ़ी न्यूज़ में, अरेबियन पेनिनसुला। जिबाउटी से ही हमने अभी एस्केप किया था इंडियन सिटीजन्स को, जहाँ यहाँ पे यमन वॉर हुआ था। एल्ट्रिया ऑफ दिस माली, माली पेनिनसुला। हॉर्मस भी इंपॉर्टेंट है, ईरान के पास में, ओमन और पर्शियन के बीच में, इंडिया, ईरान एंड यूएई। डंकन पैसेज कहाँ पर है? ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास में। कोरिया स्ट्रेट चाइना सी और सी ऑफ जापान में। 10 डिग्री चैनल बे ऑफ बंगाल अंडमान सी में, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ताइवान स्ट्रेट को फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं, ईस्ट चाइना नॉर्थ चाइना सी में है। देन दिस इज हेनान स्ट्रेट, ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ टोंकिन और साउथ चाइना सी में। बोनीफेशियो कहाँ पर है? दिस इज टायरेनियन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में।
कॉर्फू एड्रियाटिक में, ये यूरोप आ गया। नॉर्थ चैनल कहाँ पर है? आयरिश और अटलांटिक में। और टांटो स्ट्रेट कहाँ पर है? अल्बेनिया और इटली में, एड्रियाटिक सी। सेंट जॉर्ज आयरिश और सेल्टिक। सिसिली कहाँ पर है? वेस्ट एंड ईस्ट मेडिटेरेनियन। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एक बार आप इसे मैप में देखते जाओ, आधे घंटे में ये पूरा होमवर्क हो जाएगा। और इसका फिर मैं मैप भी शेयर कर दूंगा बाय इवनिंग और टुमारो। ओके, मैप। देन दिस इज बाली स्ट्रेट है, इंडियन ओशन में। बास स्ट्रेट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया सी। रिकी पॉन्टिंग तस्मानिया से था। कुक स्ट्रेट है साउथ पैसिफिक, ये न्यूजीलैंड में है। करीमाता स्ट्रेट कहाँ पर है? जावा सी में, मतलब इंडोनेशिया, सुमात्रा और बोर्नियो के बीच में। सिंगापुर स्ट्रेट है मलक्का साउथ चाइना में। टॉर्स है अराफोरा सी, ये भी इंडोनेशिया में है, गल्फ ऑफ पापुआ न्यू गिनी। और दिस इज विटियाज स्ट्रेट जो बिस्मार्क और सोलोमन सी में है, ये भी इस इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आसपास है। तो ये जो भी नाम देखे ना, 15 से 20 नाम है, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग या कहीं ना कहीं स्ट्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा जाएगा। मैरीटाइम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, अब ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मलय पेनिनसुला और सुमात्रा में 800 किलोमीटर लंबी है। वाइडेस्ट स्ट्रेट है डेनमार्क की। नैरो है दिस बॉस्फोरस स्ट्रेट। शैलो है सुंडा स्ट्रेट। एशिया अमेरिका में बेरिंग स्ट्रेट है। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया में बास स्ट्रेट है। ये कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रहा है, जैसे यूरोप और अफ्रीका को गिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट कर रही है। ओके, सो दीज आर स्ट्रेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ही ये सारी स्ट्रेट मैप में देखना है, गूगल अर्थ में देखिए या वर्ड एटलस के अपने मैप में ऐसे देख के हाईलाइट करिए। ओके, इसको मैं अभी टेलीग्राम पे क्विकली शेयर कर दूंगा। तो स्पॉट ऑल दीज स्ट्रेट्स ऑन योर वर्ड एटलस। सीसेट के सवाल हैं, बड़ा आसान है। जैसे पहले में पैटर्न देखिए, 19 19 19 6859 आ गया। 4096 में देखिए 16 16 16। 3375 में 15 15 15। 18 18 18 5832 क्यूब हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ जो नंबर आएगा वो 17 आना चाहिए, तो 17 का क्यूब होता है 4913, दैट इज मिसिंग, सो दिस इज द आंसर। सेकंड में अब देखो, जो अगला टर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस टू टर्म है। जैसे 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 50 500, 500 इंटू 500, 50 इंटू 500, तो होना चाहिए था 25,000, बट यहाँ लिखा है 5,000, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर भी आप देखो, पहले हमने 25 सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया अगला टर्म, फिर 27 किया तो अगला आ गया 29। ये हम नंबर बढ़ाते जा रहे हैं सब्सट्रैक्ट वाला, और अगला टर्म आता जा रहा है। 29 के बाद नेक्स्ट 31 आना चाहिए था, उससे 1388 आना था, बट यहाँ 1389 दिया हुआ है, तो 1389 इज रॉन्ग। 3335, तो दिस इज द रॉन्ग नंबर। ओके, यहाँ बताइए मिसिंग क्या है? 372, 823, 644, 582, 40, यहाँ क्या होगा? एंड दिस। ओके, so which digits will come in place of this question mark in the following series? There is a pattern, identify that pattern. Find the next number in the given number sequence. बताइए इसमें क्या होगा? ये जो चीज़ है ना, एनालिटिकल है, क्विकली थोड़ा सा प्रयास करेंगे ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो थिंक अब नेक्स्ट क्या होगा, सोचिए। डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, क्या पैटर्न आ रहा है आगे। नेक्स्ट नंबर इन द नंबर सीक्वेंस, यहाँ पे क्या होगा? 22, 11, 33, 16.5, 49.5, क्या किसी से मल्टीप्लाई होके अगला नंबर आ रहा है क्या? थिंक, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे फॉर सीसेट। ये सॉल्यूशंस थे, ये आज सबको देखना है, जितनी भी वर्ड की इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। मैरीटाइम स्पेसिफिकली बताया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वाटर वीक 2021 है, ऑयल पाम है, ये सवाल तैयार करिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे। और दिस इज अबाउट कर्बिंग डेल्टा वेरिएंट, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी, ये सारी चीज़ें भी आज प्रिपेयर करिए। इकोनॉमिक्स का ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। So this is 23rd of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.